क्या आप हेयर लॉस फेस कर रहे हो? क्या आप हेयर लॉस से छुटकारा पाना चाहते हो? क्या आप हेयर लॉस से छुटकारा पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर लॉस के लिए एक ट्रीटमेंट ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये ऑप्शन सबके लिए सूटेबल ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पर क्यों? और ऐसे कौन से लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गलत कैंडिडेट हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं? आइए देखते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर एमडी पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इंट्रिकेट और इम्पोर्टेंट सर्जरी। ये सर्जरी करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इस सर्जरी के लिए सही हो या नहीं। बिना ये जाने कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी रिकमेंड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सही या गलत कैंडिडेट साबित कर सकते हैं। पहला फैक्टर है आपका रेसिपिएंट एरिया। आपका रेसिपिएंट एरिया वो होता है जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहां पर ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि आपका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस क्या है। हम नारूड स्केल पर 1 से 7 के स्केल पर ये बाल्डनेस का ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। बाल्डनेस कितना प्रोग्रेस हो चुका है, क्या वो जस्ट शुरू हुआ है, क्या वो काफी प्रोग्रेस हो चुका है, और तो और बाल्डनेस कितने जल्दी हो रहा है। ये सारी चीजें आपके सर्जन आपके बारे में असेस करेंगे और बता पाएंगे कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वायबल कैंडिडेट हो या नहीं। दूसरा फैक्टर है डोनर एरिया की अवेलेबिलिटी। आपका डोनर एरिया वो होता है जहां से आपके हेयर ग्राफ्ट्स लिए जाएंगे। ये एरिया सर के पीछे के हिस्से पर और साइड्स पर रहता है। आपकी बियर्ड या बॉडी हेयर्स डोनर एरिया बन सकते हैं। इन एरियाज को परमानेंट हेयर जोन जैसे माना जाता है और यह एरिया डीएसटी या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से अफेक्ट नहीं होते। आपका डोनर एरिया स्टडी करके ही ये देखा जाता है कि वेदर आप सही कैंडिडेट हो या नहीं। डोनर एरिया में आपके डोनर एरिया की डेंसिटी देखी जाती है और वहां पर कोई थिनिंग हो रहा है या नहीं ये भी देखा जाता है। अगर आपको प्रॉपर डोनर एरिया है ही नहीं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही नहीं सकते। तीसरा फैक्टर है एज। हेयर ट्रांसप्लांट 25 साल के ऊपर के लोगों में ही किया जाता है, क्योंकि 25 साल के पहले आपका हेयर लॉस स्टेबलाइज नहीं हुआ रहता। 25 साल के बाद आपका बाल्डनेस पैटर्न और हेयर लॉस सेटल होता है और इसलिए हेयर लॉस सेटल होने के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो सकते हो। चौथा रीजन है फिजिकल फिटनेस। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एक लॉन्ग प्रोसीजर है। कुछ केसेस में सर्जरी को बहुत सारे सेशन में डिवाइड किया जाता है। इसलिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो आपको ऐसा लॉन्ग प्रोसीजर विथस्टैंड होना जरूरी है। पांचवा फैक्टर है प्रीवियस इलनेस या सर्जरी। देखिए, अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है, किलॉइडल टेंडेंसी है या कुछ स्किन डिसीजेस है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी को बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जहां इंसान को अपने खुद के बॉडी पर घिन आती है और वे ये सोचते हैं कि उनकी बॉडी फ्लाउड है, तो ऐसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने रिजल्ट के साथ कभी खुश नहीं होंगे। सिक्स फैक्टर है पेशेंट की सर्जरी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर एक 30 या 40 साल के पेशेंट को टीनेजर्स जैसे बाल चाहिए तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। आपको आपके एज के हिसाब से ही आपके हेयर ट्रांसप्लांट से सही एक्सपेक्टेशन रखने हैं। आपके बाल पैचेस, स्कार्स कवर होंगे। आपके सिर पर आपके एज के हिसाब से और बॉडी की टेंडेंसी के हिसाब से बाल ग्रो भी होंगे। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर पर बालों की विजुअल डेंसिटी भी आएगी, लेकिन आपको आपके बालों की लिमिटेशन भी ध्यान में रखनी है।
ऐसे न करने से डॉक्टर को आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करेगा, इनफैक्ट करना भी नहीं चाहिए। 7वां फैक्टर है हेयर लॉस का स्टेबलाइजेशन होना। देखिए, अगर आपने सारी हेयर लॉस ट्रीटमेंट ट्राई किए हैं, मिनॉक्सिडिल या फिनासिड जैसे मेडिसिनल थेरेपी, पीआरपी, मेसोथेरेपी, लो लेवल लेजर लाइट थेरेपी जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स, और ये सारे ट्रीटमेंट्स ने आप पर 6 से ज़्यादा टाइम महीने के ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं किया है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपका हेयर लॉस सेटल होना ज़रूरी है, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैंडिडेट हो सकते हो। क्या आप सही कैंडिडेट हो या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारे सवालों के जवाब आपके डॉक्टर या सर्जन आपको असेस करके देंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो पहले एक हेयर स्पेशलिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन के पास जाए और उनसे एक अच्छा चेकअप और एनालिसिस लें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने हेयर लॉस या बाल्डिंग के लिए सही डिसीजन ले पाओगे। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो से समझा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सब लोगों में क्यों नहीं करवा सकते। अगर आपको और कोई सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछें। मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या दवाई लेने से पहले आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट हो, तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक पूरे रिसर्च और जांच करके चुने। सर्जन और क्लिनिक कैसे चुनना है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप अलग अलग रीजंस के लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं हो, तो आप हेयर स्पेशलिस्ट से बात करें और अपने हेयर लॉस और बाल्डिंग के लिए अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जरूर लें। आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो, आपकी सर्जरी सफल हो और आपको आपके बालों के लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ऐसी आशा के बाद मैं आपकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद।